हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 4 चुनावी राजनीति, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स यानी 4.2 का कुछ पॉइंट्स देख लिया था। आइए उसके बारे में संक्षेप में जानकारी फिर से देते हैं। तो इसमें चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। तो पहला है चुनाव क्षेत्र। तो हमने उसमें ये निश्चित किया था कि चुनाव क्षेत्र किस प्रकार से तय किया जाता है। दूसरा है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, यानी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित क्यों किया जाता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब तीसरा हमारा है मतदाता सूची, यानी ये सब करने के बाद जो मतदाता सूची आखिर क्यों बनाई जाती है, क्यों वो आवश्यक होती है मतदाता सूची बनाने के लिए, ये हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रचलन है, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। लेकिन 18 वर्ष का तय होने पर उनकी वोटिंग लिस्ट में नाम आता है और उसके आधार पर ही वो अपना मत देते हैं। ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। लेकिन इन सब का आखिरी चुनाव तक, यानी चुनाव के आखिरी दिन तक किसी के ऊपर डाला नहीं जाता। इसका मत चुनाव आयोग से इसकी लिस्ट भेज दी जाती है और आधिकारिक लोगों के पास, यानी जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता पड़ती है उसे दे दी जाती है। अब चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चुनाव के लिए मतदाता सूची बहुत ही आवश्यक होती है कि उस एरिया में, यानी उस निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोग 18 वर्ष से अधिक के हो गए हैं, ये उस मतदाता सूची के जरिए तय किया जाता है। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण कदम है, यानी लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त है। हमने इसके पहले भी 5 जो पढ़ा था वो उसके अंतर्गत एक आ गया, यानी समान अवसर। समान अवसर यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो कि 18 वर्ष से अधिक का हो गया है उसे समान अवसर यानी वोट डालने का अधिकार दिया जाए और उसके वोट का जो महत्व होता है, मूल्य होता है, वो सभी के बराबर हो। इसीलिए इसे समान अवसर यानी अमीर गरीब नीची ऊंची इन सब किसी भी प्रकार के, मतलब अमीर लोगों को उसके वोट का अधिकार ज्यादा है या गरीब लोगों को उसके वोट का अधिकार ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे संविधान में नहीं किया गया है। यानी एक गरीब व्यक्ति के वोट का मतलब उसका वोट का अवसर उतना ही होता है जितना कि वोट का मूल्य उतना ही होता है जितना कि एक अमीर व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होता है। हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। पहली शर्त, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। देखिए यहाँ लिखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को वोट का अधिकार देना। ये हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक मत का समान मूल्य का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अमीर और गरीब, एक उदाहरण के तौर पर अभी आपको समझाया था कि अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके वोट का मूल्य यानी दोनों के वोट का मूल्य समान ही माना जाता है। कोई गरीब, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं। हर कोई इंसान तो है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव को वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति धर्म लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है। सिर्फ 2 या 3 चीज ऐसे अपवाद होते हैं कि आपराधिक मामले में और दिमागी असंतुलन की स्थिति में कुछ
में उसमें उसे यानी उस व्यक्ति को वोट देने से वंचित किया जा सकता है, वरना किसी अन्य मामले में नहीं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी एक बेहद खास स्थितियों में ही किया जाता है। और ये सब यानी सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है। हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता सूची में आ जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 5 साल का लंबा समय होता है। उस लंबे समय में कई व्यक्ति 18 वर्ष के हो जाते हैं, तो उन 18 वर्ष के व्यक्तियों को उस यानी अगले आने वाले चुनाव में वो व्यक्ति उस चुनाव में हो, इसकी व्यवस्था भी सरकार करती है। या जो लोग उस इलाके से बाहर गए हैं या जिनकी मौत हो गई है, उन्हें सूची से निकालना, और जो 18 वर्ष से अधिक हो गए हैं उन्हें सूची में डालना, ये प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। और इसका नवीनीकरण यानी चुनाव के पहले कर लिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का चुनाव में कोई भी परेशानी न हो। अब तो ये व्यवस्था कर दी गई है कि प्रत्येक मतदाता सूची में रहने वाले व्यक्ति की एक फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, जिसे वोटर आईडी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। उसे ऐसी व्यवस्था की गई है कि मतदाता सूची में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो वोटर आईडी दी जाए, ताकि वो पहचान पत्र, ताकि वो वोट आसानी से डाल सके। इसके अलावा भी है, वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मतदाता सूची के लिए इन सब चीजों को अगर यानी राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया जाए तो वो भी आसानी से मत यानी वोट दे सकता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी मतदाता सूची में इस बात का ध्यान रखा जाता है, मैंने जैसे इसे पॉइंट के हिसाब से लिख दिया है कि उसकी पहली शर्त होती है समान अवसर उपलब्ध करवाना, दूसरा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कहेंगे 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को उस मतदाता सूची में डालना, तीसरा सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो। यानी कहने का तात्पर्य हो कि जब मतदाता सूची बनाई जा रही है तो उसमें सक्षम व्यक्तियों यानी 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की सूची या नाम उस लिस्ट में होना चाहिए। अब फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था कर दी गई है। दूसरा, उसके अलावा मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए भी जैसे पहचान पत्र भी दिखाकर वोट डाल सकते हैं। अब उम्मीदवारों का नामांकन यानी ये टॉपिक हम लोगों का नेक्स्ट में है। इसमें 4.2 का हम लोगों का चल रहा है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने चुनाव क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा था मतदाता सूची, ये 3 पढ़ लिया था। अब चौथा है उम्मीदवारों का नामांकन, यानी जिसको हम लोग चुन के लेकर आ रहे हैं वो उम्मीदवार, वो प्रतिनिधि, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए इसको कुछ पॉइंट वाइज कर दिया जिससे आपको करने में आसानी हो। तो देखिए पहले ये चुनाव जब किया जाता है तो उम्मीदवारों पर किसी प्रकार की, कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कोई बंदिश नहीं होती है। मैं पढ़ लूँ पहले। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे सामने अच्छे यानी एक से अधिक उम्मीदवार होंगे तभी तो हम उसके बारे में नतीजा निकाल सकते हैं कि फला व्यक्ति अच्छा है, अच्छे कार्य कर सकता है या आगे हमें सपोर्ट कर सकता है, उसे हमें वोट देना चाहिए, या फला व्यक्ति बुरा है उसे हमें वोट नहीं देना चाहिए। ये एक से अधिक विकल्प मौजूद होंगे तभी तो हम ये कर सकते हैं। इसीलिए हमारे संविधान में मतदाता उम्मीदवारों की वोट लेने, चुनाव में भाग लेने पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं रखी गई है। यह देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार पद के लिए खड़ा हो रहा है उसमें एक अंतर होता है, यानी मतदाता और उम्मीदवार में एक अंतर माना जाता है कि मतदाता जो होता है वो 18 वर्ष का पूर्ण होने पर अपना मत किसी भी उम्मीदवार को दे सकता है, लेकिन अगर वो उम्मीदवार है तो उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी वो उम्मीदवार बन सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 25 वर्ष का उम्मीदवार
उम्मीदवार बनने में आपराधिक वगैरह पर रोक लगाई जाती है, लेकिन यह रोक भी बहुत कम मामलों पर लगाया जाता है, पाबंदियां इस पर बहुत कम लगाई जाती हैं। राजनीतिक दल मतलब जो पार्टियां होती हैं वो अपने किसी उम्मीदवार को चुनते हैं, फिर उसके बाद उसे अपने पार्टी चिन्ह दिया जाता है और फिर उस व्यक्ति को उसमें अपने उम्मीदवार के तौर पर उसे मनोनयन यानी मनोनीत या चुना जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यह पाबंदी बहुत कम होती है, उम्मीदवार बनने पर आपराधिक वगैरह पर रोक, यह पाबंदी बहुत कम लगाई जाती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं और उन्हें अपना पार्टी चिन्ह देते हैं और उसके बाद और अपना समर्थन भी मिलता है। पार्टी की मनोनयन की बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, यानी जिस उम्मीदवार को वो पार्टी खड़ी कर रही है यानी अपना समर्थन दे रही है, उसे एक प्रकार से बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में टिकट कहा जाता है। यानी उस व्यक्ति को उस पार्टी से टिकट मिल गया है कि वो अपना चुनाव उस पार्टी से लड़ सकता है। अब उसके बाद आता है नामांकन पत्र भरना पड़ता है। यानी जो उम्मीदवार चुनाव में लड़ने जा रहा है उसे कुछ नामांकन पत्र भरना पड़ता है, उसके बाद उसे एक निश्चित राशि जमानत के तौर पर भरनी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा किया गया है हमारे चुनाव प्रणाली में। घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है, यानी एक प्रक्रिया किया गया है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कि उन्हें यानी जो उम्मीदवार बन रहा है उसे एक घोषणा पत्र भरवाया जाता है, जो कि अभी मैं बताऊंगी कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उनसे ये नामांकन पत्र भरवाया जाता है, यानी घोषणा पत्र भरवाया जाता है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामले के सारे विवरण देने होते हैं। जैसे आप एक बच्चे हैं तो स्कूल में आते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं ना कि हम यहाँ रहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर ये है, हमारे पापा का इनकम इतना है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पापा ये काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उम्मीदवारों के लिए भी ये घोषणा पत्र भरना पड़ता है, जिसके जब आप लोग भरते हो तो उसके ऊपर लिखा भी रहता है कि घोषणा पत्र। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र भरना पड़ता है, जिसके अंतर्गत कुछ मेन बातें दी जाती हैं। यानी उम्मीदवारों के खिलाफ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार है जो कि उस पर केस चल रहा है या गंभीर आपराधिक मामलों में आता है तो उसका ब्यौरा उस घोषणा पत्र में दिया जाना आवश्यक है। दूसरा है कि जो भी उम्मीदवार है उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति, देखिए उम्मीदवार उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, यानी उसके परिवार के पास कुल कितनी संपत्ति है और उसे यानी उस जो उम्मीदवार है उसे कितना पैसा दूसरों को देना है, ये ब्यौरा भी वहां पर भरा जाना चाहिए। ये काफी अच्छा किया गया है ताकि संपत्ति, अगर उनके पास 5 साल के बाद जो संपत्ति उसने दिखाया है उससे अधिक अगर संपत्ति आ गई, यानी आय से अधिक संपत्ति आ गई है, तो किस प्रकार आया है ये हम उन पर दावा कर सकते हैं। तीसरा है उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, यानी इसके आधार पर, इस पॉइंट के आधार पर उम्मीदवारों का घोषणा पत्र भरना पड़ता है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, 1, 2 और 3, ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं इन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि मतदाता जो होता है वो उसके बारे में, यानी उम्मीदवार के बारे में कुछ जान सके, उसका ब्यौरा ले सके और उसके हिसाब से अपने मत को अच्छे व्यक्ति को दे सके। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको कुछ दिया हुआ है, मैं एक बार इसे पढ़ लेती हूँ। जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है।
हाँ, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे अधिकतर राजनीतिक नेता जो होते हैं वो अंगूठा छाप होते हैं, जिन्हें अपना साइन करना भी नहीं आता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? मतलब उन्हें साइन करना नहीं आता, अंगूठा छाप कहना ये गलत शब्द होगा। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। यानी एक अच्छा उदाहरण दिया गया है कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर हम किसी की अच्छाई या बुराई नहीं जा सकते हैं। जैसे क्रिकेट में हम लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी जो है वो काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अच्छे क्रिकेटर हैं। ठीक उसी प्रकार से नेता के बारे में भी कहा गया है कि वो भले ही शैक्षिक योग्यता कम हो, लेकिन उसे वहाँ के जहाँ का वो है स्थानीय लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी हो। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब हुआ देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। हाँ, हम लोग अभी भी जानते हैं कि कितने की जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें जितने भी रहते हैं मम्मी पापा, कई लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, तो हमारी जनसंख्या के 90% लोग इस प्रकार से संबंधित हैं। तो हम लोग किस प्रकार से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए हो सकता है कि वो अपने फील्ड में माहिर हो। किसी के शैक्षिक योग्यता के आधार पर उसकी योग्यता की जांच नहीं की जा सकती है। तो आगे यानी अगले वीडियो में हम लोग चुनाव अभियान ये टॉपिक पढ़ेंगे।